तो चलिएगा, जो आज का टॉपिक है हमारे पास वो है डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम या सर्टेन डिजीजेस दैट आर प्रेजेंट इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड है आपके पास एन्यूरिया। देखिए, जहां भी ए वर्ड लग जाती है हमने कहा था उसकी एब्सेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर किडनी जो है वो आपके पास यूरिन को बनाने में सक्षम नहीं है। तो एन्यूरिया इज बेसिकली अ फेलियर ऑफ अ किडनी टू फॉर्म द यूरिन। ठीक है जी। सेकंड आता है ओलिगो। ओलिगो का मतलब होता है डिक्रीज्ड ना। तो आपके पास में यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाए तो उसको हम ओलिगो यूरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है। थर्ड आती है आपके पास सिस्टाइटिस। आइटिस जहां भी वर्ड लगता है, आई टी आई एस, तो हमने कहा था इन्फ्लेमेशन होती है। तो यहां पर इन्फ्लेमेशन है आपके पास यूरिनरी ब्लैडर की, तो उसको सिस्टाइटिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आती है आपके पास गाउट। तो गाउट है आपके पास पर्टिकुलरली डेपोजिशन ऑफ अ यूरिक एसिड इन दी जॉइंट्स। तो जब यूरिक एसिड की क्वांटिटी दैट इज अ नाइट्रोजनस बेस की क्वांटिटी इसकी ज्यादा हो जाती है और आपके पास ज्वाइंट में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तो उसी वजह से ज्वाइंट्स में पेन होना शुरू हो जाती है, जिसको कॉमन भाषा के अंदर हम अर्थराइटिस का नाम भी देते हैं। ठीक है। तो वो आपके पास डिजीज कहलाती है, दैट इज द गाउट। तो गाउट क्या है? बेसिकली द डेपोजिशन ऑफ अ यूरिक एसिड इन बेसिकली द ज्वाइंट्स, और उसी वजह से अर्थराइटिस होती है। ठीक है। उसके बाद आती है आपके पास हिमेट्यूरिया। वर्ड है जी हिमेट्यूरिया। तो हिमेट वर्ड हम लगाते हैं बेसिकली ब्लड से रिलेट करते हैं, और यूरिया बेसिकली यूरिन के लिए। ठीक है। तो ब्लड सेल जो है वो यूरिन में आना शुरू हो गए हैं। अब यहां पर मैंने पहले ही कहा था, जो भी आपका फिल्ट्रेट होती है, जब अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है तो उस दौरान में प्रोटीन्स, उसके बाद आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये आपके पास फिल्टर नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। अगर कहीं पर ब्लड सेल जो है वो यूरिन में मिलना शुरू हो जाते हैं तो इट्स अ डिजीज्ड कंडीशन दैट इज बीइंग टर्म्ड एज द हिमेट्यूरिया। ठीक है। उसके बाद आती है आपके पास अडीमा। तो अडीमा क्या होता है? बेसिकली जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होती है उसकी क्वांटिटी आपके पास में ज्यादा होना शुरू हो जाती है, जो कि नॉर्मली नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आती है आपके पाइलोनेफ्राइटिस। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। पाइलोनेफ्राइटिस या पॉलीनेफ्राइटिस के नाम से भी इसको बहुत कॉमनली जानते हैं हम। यहां पर क्या होता है? इन्फ्लेमेशन जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूफ्रॉन्स की हो जाती है। तो नेफ्रॉन उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है जितने अच्छे से उसको वर्क करना चाहिए। लेटर ऑन नंबर ऑफ डिजीजेज इसकी वजह से होती हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं रीनल स्टोन्स। तो रीनल स्टोन्स क्या होते हैं? बेसिकली जो कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट या सर्टेन यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं, वो नेफ्रॉन के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में या आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम के कुछ एक पर्टिकुलर हिस्से में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसकी वजह से सीवियर आपके पास यहाँ पर पेन इसकी वजह से आपको नजर आएगी। तो ये होते हैं बेसिकली रीनल स्टोन दैट इज ड्यू टू दी accumulation of the calcium oxalate, calcium phosphate or the uric acid crystals that is present in the different parts of the urinary tract। ठीक है जी। उसके बाद आती है आपके यूरेमिया। तो यूरेमिया क्या होती है? यूरिया की कंसंट्रेशन जरूरत से ज्यादा ब्लड के अंदर हो जाना, दैट इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मोर हो जाए अगर आपके पास यूरिया की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर, तो उसको हम बेसिकली यूरेमिया के नाम से जानते हैं और ब्लड में यूरिया की मात्रा ज्यादा हो जाती है। उसके बाद आती है आपके ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि ग्लोमेरुलस की आपके पास में इन्फ्लेमेशन होती है, और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, बहुत समय से हो रही है ड्यू टू दी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकस नाम के जो बेसिकली आपके पास बैक्टीरियाज होते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी अकरिंग ऑफ दी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगेन अ डिजीज्ड कंडीशन है ये भी। उसके बाद पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया क्या होता है? बेसिकली यूरिन का जो वॉल्यूम है वो आपके पास में इंक्रीज हो गया है। डिसयूरिया। डिसयूरिया का मतलब होता है पेनफुल यूरिनेशन है। जिस समय यूरिन पास ऑन हो रही है उस समय आपके पास पेन होती है। ठीक है। थर्ड है आपके पास में दैट इज नॉक्टियूरिया। तो नॉक्टियूरिया क्या होती है? यूरिन की कंसंट्रेशन या वॉल्यूम जो है वो आपके पास इंक्रीज हो गया नाइट में। ठीक है। अब यहाँ पर दो स्पेसिफिक डिजीजेस लिखी हुई हैं, एक का नाम है डायबिटीज मेलाइटिस और एक का नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। ये INSI होगा। ठीक है जी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो आपके पास ग्लूकोज की क्वांटिटी है वो ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाती है। कारण है बीटा सेल जो आपके पास पेनक्रियास में पाए जाते हैं, या तो वो एब्सेंट है या तो उनकी फंक्शनैलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। इट कैन रिलेट टू अ डिजीज दैट इज डायबिटीज मेलाइटिस। अब डायबिटीज मेलाइटिस में हमारे पास बहुत कॉमनली क्या क्या चीजें होंगी? एक आपके पास बहुत कॉमनली हो रही है दैट इज दी पॉलीयूरिया। यूरिन का जो वॉल्यूम होगा वो ज्यादा हो जाएगा और बार बार व्यक्ति यूरिनेशन करने के लिए जाएगा।
पॉलीयूरिया हो जाता है, सेकंड होती है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया का मतलब होता है बार बार भूख लगना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। पहला आपके पास पॉलीयूरिया, सेकंड आपके पास पॉलीफेजिया, और थर्ड आती है पॉलीडिप्सिया। डिप्सिया से हम रिलेट करते हैं वाटर इनटेक को। तो पॉलीडिप्सिया का मतलब हुआ कि बार बार वो पानी पीता है। तो ध्यान दीजिएगा, तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास डायबिटीज मेलाइटिस में हो रही है। एक है आपके पास पॉलीयूरिया, बार बार यूरिनेशन जाना, सेकंड आपके पॉलीफेजिया, बार बार खाना खाना, और पॉलीडिप्सिया, बार बार यूरिनेशन जाना। तो ये कॉमन फीचर है आपके पास डायबिटीज मेलाइटिस का। डायबिटीज इंसिपिडस में आपके पास में एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। वो फंडामेंटल ये है कि आपके पास जो यूरिन बन रहा है वो हमेशा ही हाइपोटोनिक बनता है। उसका कारण है एडीएच की सिक्रीशन जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं हो रही है। इसका मतलब यह है कि अगर एडीएच उतनी मात्रा में सिक्रीट नहीं होगा तो आपके पास जो डीसीटी के ऊपर और कलेक्टिंग टेब्यूल के ऊपर उसका एक्शन होता है, दैट इज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वो नहीं हो पाएगी और हाइपरटोनिक यूरिन नहीं बनेगा। जो ये यूरिन होती है ये बिल्कुल टेस्टलेस यूरिन होती है ड्यू टू दी हाइपोसिक्रेशन ऑफ द एडीएच। अब यहां पर भी जरा ध्यान दीजिएगा, the volume of water which is getting excreted or released through the body is more in volume। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ अगर ज्यादा क्वांटिटी वाटर की बॉडी से बाहर जाएगी तो ऐसे व्यक्तियों को जिनको डायबिटीज इंसिपिडस की डिजीज होती है उनको भी बार बार पानी पीना पड़ता है। मीन बाय पॉलीडिप्सिया यहां पर भी आपको नजर आएगा। एक चीज तो बहुत कॉमनली हो गया। सेकंड, वॉल्यूम ऑफ यूरिन जो है वो आपके पास ज्यादा है, लेकिन ऐसे लोगों के अंदर बार बार भी यूरिनेशन आती है क्योंकि एडीएच का पूरी तरह से एक्शन हो ही नहीं पा रहा है, या तो वो पूरी तरह से एब्सेंट है, जो उसका एक्शन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का है वो बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोगों के अंदर भी पॉलीयूरिया होता है। तो पॉलीयूरिया का मतलब आपके पास नंबर ऑफ द टाइम्स जो पर्सन यूरिन करने के लिए जाएगा वो भी ज्यादा हो जाएगा और वॉल्यूम ऑफ यूरिन तो आपके पास ज्यादा ही है। तो पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया is a feature of a diabetes insipidus but not the polyphagia। polyphagia that is basically आपके पास बार बार खाना खाने की जो आदत होती है वो पॉलीडिप्सिया आपके पास पॉलीफेजिया जो है वो आपके पास में डायबिटीज मेलाइटिस में मिलेगा, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस में आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो डायबिटीज मेलाइटिस में तीन चीजें हो गई, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया। क्लियर है जी। डायबिटीज इंसिपिडस में एक चीज को माइनस कर देंगे, दैट इज पॉलीफेजिया, बार बार भूख नहीं लगने वाली है डायबिटीज इंसिपिडस के केसेस के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको पूछी जाती है। अब एक क्वेश्चन यहां से और पूछते हैं कि ये बताइए कि जो एडीएच का सिक्रीशन है वो कौन कौन से सब्सटेंसेस जो है वो इनहिबिट करते हैं। देखिए, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर कैफीन होती है एक, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर निकोटीन होती है दो, और तीसरी अल्कोहल। तो ध्यान दीजिएगा, थ्री सब्सटेंसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एंटागोनिस्टिक एक्शन टू एन एडीएच हियर। वन इज दी निकोटीन, तो निकोटीन आपको बहुत कॉमनली चाय के अंदर भी मिलती है, दैट इज टी के अंदर भी मिलती है। कैफीन आपको बहुत कॉमनली कॉफी के अंदर मिल जाती है, और अल्कोहल। ठीक है जी, ये तीन ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं जिनको अगर आप कंज्यूम करते हैं तो एडीएच की सिक्रीशन कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाती है, एडीएच अपना एक्शन नहीं कर पाता है, और ऐसे लोगों के अंदर अगर ये चीजें बहुत लंबे समय तक होती रहे तो डायबिटीज इंसिपिडस ऐसे लोगों को हो सकती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है आपके पास आर्टिफिशियल किडनीज के बारे में। जरा ध्यान दीजिएगा, इन आर्टिफिशियल किडनीज को बहुत कॉमन भाषा के अंदर हम हेमोडायलाइजर के नाम से जानते हैं। वर्ड क्या है जी? हेमोडायलाइजर के नाम से। ठीक है, देखो डायलिसिस के बारे में आप सब लोगों ने बहुत कॉमन सुना होगा। तो डायलिसिस के दौरान में आपके पास एग्जैक्टली में किया क्या जाता है, जो ब्लड होती है पर्सन की उसको फिल्टर करते हैं एक आर्टिफिशियल डिवाइस के थ्रू, क्योंकि उन पर्सन्स की आपके पास किडनी जो है वो आपके पास डैमेज हो चुकी हैं और वो आपके पास अब कैपेबिलिटी नहीं रखती हैं कि वो ब्लड को फिल्टर कर सके। तो किसी भी पर्सन की बॉडी में से उस ब्लड को हम किसी ना किसी वे से निकालने की कोशिश करते हैं और इसको एक मशीन के थ्रू पास ऑन करने की कोशिश करते हैं, जिसके थ्रू ब्लड फिल्टर होगा, और फिल्टर होने के बाद में उस ब्लड को वापस से उसी पर्सन की बॉडी के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। ये सारी की सारी जो प्रोसेस है इसको हम हेमोडायलिसिस का नाम देते हैं या डायलिसिस का नाम देते हैं। वर्ड पे फिर से ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा,
पर्सन की जो किडनी है वो डैमेज हो चुकी है, उसकी फिल्टर आउट करने की कैपेबिलिटी ब्लड की पूरी तरह से लॉस हो चुकी है। मीन बाय यूरिन के अंदर ब्लड सेल भी मिलना शुरू हो जाएंगे, आपके पास कहीं ना कहीं प्रोटीन्स भी मिलना शुरू हो जाएंगी, विच इज डैमेजिंग कंडीशन टू अ बॉडी। तो इसी पर्टिकुलर चीज का जो लॉस हो रहा है, दैट इज द प्रोटीन्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स का, इसको बचाने के लिए और उस पर्सन को भी बचाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी डेथ हो सकती है इसकी वजह से, तो कहीं ना कहीं उसके ब्लड को फिल्टर करने की हम कोशिश करेंगे और इस प्रोसेस का नाम हम हेमोडायलिसिस लिखते हैं। और जिस पर्टिकुलर डिवाइस का हम यूज करने वाले हैं उसको हेमोडायलाइजर के नाम से जाना जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत कॉमनली हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर हेमोडायलिसिस में होता क्या है। जरा ध्यान दीजिएगा। पहले तो it may be defined as the separation of small molecule, that is crystalloids, from large molecule, that is colloids, in a solution by interposing a semi-permeable membrane between the solution and water, that is dialyzing solution. It work on the principle of dialysis, that is diffusion of small molecules through a semi-permeable membrane। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है, हम जिस पर्टिकुलर यहां पर मशीन का यूज कर रहे हैं उसको हम हेमोडायलाइजर के नाम से जानते हैं। उस हेमोडायलाइजर की एक कैपेबिलिटी है कि जो आपके पास स्मॉलर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास ऑन कर सकते हैं, और जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट इज द कोलॉइडल पार्टिकल जो होंगे, वो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर हेमोडायलाइजर से पास नहीं करेंगे और उन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की फिल्टरिंग हो जाएगी। जैसा अगर आपको याद हो तो मैंने पोडोसाइट के बारे में भी आपको कहा था कि पोडोसाइट के जो आपके पास साइजेस हैं उनसे अगर छोटे साइज के पार्टिकल्स होंगे तो उनकी फिल्ट्रेशन हो जाएगी, और उनसे बड़े साइज के अगर आपके पास पार्टिकल्स होंगे तो उनकी आपके पास फिल्ट्रेशन होती हुई आपको नजर नहीं आएगी। हेमोडायलाइजर में भी हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को डाला है। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की एक खासियत है कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी तो डिफ्यूजन होने देती है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, लेकिन जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं फिल्टर नहीं कर सकते हैं। तो फिर से वही बात है कि लार्जर मॉलिक्यूल कौन से होंगे, वही प्रोटीन्स, वही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास ऑन नहीं हो पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उसी वजह से ब्लड आपको फिल्टर होता हुआ नजर आएगा इसी पर्टिकुलर हेमोडायलाइजर के थ्रू। चलिएगा, अब है क्या जी हेमोडायलाइजर, देखिए जरा क्या लिखता है। हेमोडायलाइजर इज अ सेलोफेन ट्यूब, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। हेमोडायलाइजर इज अ सेलोफेन ट्यूब सस्पेंडेड इन अ सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन of a same composition as that of normal blood plasma except that no urea is present। देखिए हेमोडायलाइजर में एक पर्टिकुलर सेलोफेन ट्यूब हमने डाली है और उस पर्टिकुलर हेमोडायलाइजर के अंदर हमने सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन डाला है जिसकी कंपोजिशन बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपके पास नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा की होती है, सिर्फ उसके अंदर यूरिया नहीं होता है। नॉर्मल ब्लड के अंदर आपको 5% यूरिया पक्का से मिलती है। अब क्या लिखता है जी, blood of a patient is pumped from one artery into a cellophane tube after cooling it to 0 degree Celsius and mixing with the anticoagulant। देखिए क्या लिखता है, जिस पर्सन की बॉडी जो के अंदर जो उसकी किडनी है वो अगर वो डैमेज हो चुकी है तो उसकी बॉडी की एक आर्टरी से पर्टिकुलरली हम कहीं ना कहीं सेलोफेन ट्यूब को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उस ब्लड को कूल डाउन करने की कोशिश करते हैं टू अ 0 डिग्री सेल्सियस, और उसको मिक्स करते हैं हम एंटीकोगुलेंट से ताकि वो ब्लड क्लॉट ना बनाए। तो सिंपली हमने पर्सन की बॉडी में से ब्लड जो है वो निकाला, उसको पर्टिकुलर निकालने के बाद में इस हेमोडायलाइजर नाम की पर्टिकुलर मशीन के अंदर हम डालने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हमने सेलोफेन ट्यूब डाली है। अब इस सेलोफेन ट्यूब की एक खासियत है, इसके अंदर पोर्स होते हैं। अब ये पोर्स क्या काम करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। पोर्स ऑफ द सेलोफेन ट्यूब अलाउ यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, excess salt and excess H positive ion to diffuse from the blood into surrounding medium। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। जो ये आपके पास सेलोफेन ट्यूब में पाए जाने वाले पोर हैं ये किस किस चीज की अलाउंस कर रहे हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, excess salt and excess H positive ion to diffuse from the blood into the surrounding solution। तो surrounding solution किस चीज का है दी, that is salt water solution। The blood thus purified is warmed to a body temperature
and checked to ensure that it is isotonic to the patient's blood and mixed with an एंटीहेपरिन टू रेस्टोर दी नॉर्मल क्लॉटिंग पावर। देखिए सिंपल सी चीज क्या की है, ये सारी की सारी चीजें जैसे ही आपके पास ब्लड फिल्टर हो जाता है उसको हम वार्म करते हैं। वार्म क्यों करना जरूरी है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर हम ब्लड को लेकर आए थे जहां पर हमने एंटीकोगुलेंट उसके अंदर ऐड किया था। तो आपके पास वापस से ब्लड को जितना बॉडी टेम्परेचर होती है उस तक आप वार्म करने की कोशिश करते हैं, उसको मिक्स करते हैं एंटीहेपरिन के साथ ताकि उसकी नॉर्मल क्लॉटिंग पावर को हम रिस्टोर कर सकें। अदरवाइज बाहर से अगर बॉडी के अंदर आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली 0 डिग्री सेल्सियस वाला ब्लड इंजेक्ट करने की कोशिश करेंगे विदाउट दी एंटीहेपरिन तो वो ब्लड क्लॉट कर जाता है और मुश्किलें होना शुरू हो जाएंगी। अब ब्लड जो है वो आप इस मशीन के थ्रू जब डाल रहे हैं तो आप डालेंगे इनटू द पर्सन्स वेन। तो वेन के अंदर आप इस पर्टिकुलर ब्लड को पंप करेंगे और आपके पास ये सारा का सारा फंडामेंटल होने की कोशिश होगी। जरा ध्यान दीजिएगा उसके बाद क्या हो रहा है। प्लाज्मा प्रोटीन्स रिमेन इन द ब्लड and pores of cellophane membrane are too small to permit the passage of the larger molecule. The use of artificial kidney involves a good deal of discomfort and risk of formation of blood clots. It may cause fever, anaphylaxis, cardiovascular problems and hemorrhage. इसीलिए ये ज्यादा अच्छी प्रोसेस नहीं है आर्टिफिशियल किडनी का यूज करना, उससे बेटर है आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा लें। देखिए क्यों, मैंने फिर से अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था जो नॉर्मल किडनी की फंक्शनैलिटी है वो प्रोटीन को कहीं ना कहीं सेपरेट करना है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को सेपरेट करना है, ब्लड के और कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने की ज्यादातर कोशिश नहीं करती है। अगर जो आपके पास फिल्टर्ड थिंग्स है वो कहीं ना कहीं ब्लड में आना शुरू हो जाएंगी और फिल्ट्रेट में आना शुरू हो जाएंगी और यूरिन में लॉस होना शुरू हो जाएंगी तो बॉडी के अंदर डैमेज कॉज होना शुरू हो जाता है। इस हेमोडायलाइजर से भी हमने सेम वही चीज करने की कोशिश की है जो हमारी नॉर्मल किडनी करने की कोशिश करती है, लेकिन आर्टिफिशियल थिंग्स आर्टिफिशियल ही होती हैं, नेचुरल थिंग नेचुरली होती हैं। आर्टिफिशियल चीजें कभी भी नेचुरल थिंग्स को रिप्लेस नहीं कर सकती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा उसके साथ बनी हुई रहेंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। मैं इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं यहाँ पर। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो बहुत कॉमन जिस पर्टिकुलर आर्टरी से हमने ब्लड जो है पंप किया है इनटू अ हेमोडायलाइजर इज अ रेडियल आर्टरी। ध्यान दीजिएगा, रेडियल आर्टरी का हम यूज कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उसको हमने पंप किया उस ब्लड को किसके अंदर, इनटू अ हेमोडायलाइजर जिसके अंदर हमने सेलोफेन मेम्ब्रेन या सेलोफेन ट्यूब डाली है जिसके अंदर पोर्स होते हैं। देखिए, और इसी पर्टिकुलर हेमोडायलाइजर के अंदर हमने सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन जो है उसको हमने डाला हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, लगातार इस पर्टिकुलरली हेमोडायलाइजर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन को लगातार एक कांस्टेंट टेम्परेचर उसका मेंटेन करते हुए इसके अंदर हम डालने की कोशिश करते हैं। जैसे ही पर्टिकुलरली आपके पास चीजें फिल्टर होती हैं तो जितना भी पर्टिकुलर आपके पास सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन जिसको हमने यूज कर लिया होता है इस हेमोडायलाइजर से हम निकाल लेते हैं क्योंकि वो आपका यूज्ड सॉल्यूशन है और उसके अंदर हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट पड़े होंगे तो उनकी हमारे को जरूरत नहीं होती है। और जो आपके पास फिल्टर ब्लड बच जाता है उस फिल्टर ब्लड को हम वापिस से इस सेफेनस वेन्स के थ्रू आपके पास कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर वापिस से इंसर्ट कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ दो चीजें हैं, दो चीजें क्या है, जिस आर्टरीज का हमने बहुत कॉमन यूज किया हेमोडायलाइजर में ब्लड को फिल्टर करने के लिए वो है रेडियल आर्टरी, और जिस वेन के अंदर हमने फिल्टर्ड ब्लड को इस पर्टिकुलर हेमोडायलाइजर के थ्रू डाला उस वेन का नाम है सेफेनस वेन। ये आपके पास जो थाइज होती है उसके अंदर अवेलेबल होती है। तो ये सारा का सारा आर्टिफिशियल किडनी किस तरह से काम करती है ये सारी की सारी वो प्रोसेस है। तो ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको पूछी गई है। जरूरी नहीं है कि हर बार पूछी जाए लेकिन हमें पता होना चाहिए ये सारा प्रोसेस किस तरह से हुआ।